हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सत्येंद्र में। और जैसा कि मैंने आपको सूचित किया था कि हम करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ा करेंगे। नियमित रूप से लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो आपको पर डे मिला करेगी। और अगर आप इस वीडियो को रोज़ाना फॉलो करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। और इसके अलावा जितने भी बेसिक्स जो करंट से जुड़े हुए होते हैं उन बेसिक्स को भी हम साथ ही साथ पढ़ा करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जो एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न चेंज होकर आ रहा है उस पैटर्न के अनुसार वही टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो वर्तमान में चर्चा में हैं और उनका कहीं ना कहीं यानी पहले से संबंध है। तो वर्तमान घटनाओं को हम पहले से जोड़कर पढ़ेंगे, क्योंकि उसका जो बेसिक्स है जब तक वो क्लियर नहीं होता है तो हमारा जो करंट अफेयर्स है उसे हम अधूरा पढ़ना कहते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है कामोव 226T हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर के लिए भारत और रूस के मध्य में 2015 में समझौता हुआ था। और भारत जो है वो इस हेलीकॉप्टर को रूस से खरीदेगा। इस चीज़ के लिए समझौता हुआ था, लेकिन भारत में एक कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम का नाम है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया जो पहल है उस पहल के अंतर्गत ये कहा गया कि जो ये कामोव 226T हेलीकॉप्टर है इस हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में किया जाए, जिसकी वजह से भारत और रूस ने एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया भारत में ही। और इस संयुक्त उद्यम ने इस हेलीकॉप्टर का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। हाल ही में जो भारतीय सेना है वो भारतीय सेना भारतीय रक्षा मंत्रालय से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना को जो कामोव 226T हेलीकॉप्टर है इसकी आवश्यकता है, जिसकी वजह से भारतीय सेना ये चाह रही है कि ये हेलीकॉप्टर हमें प्राप्त हो जाए। ये हेलीकॉप्टर जो है ये भारतीय सेना में पहले से शामिल चीता और चेतक जो हेलीकॉप्टर हैं इन हेलीकॉप्टर्स का स्थान लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है कि ये किसका स्थान लेंगे, तो भारत में भारतीय जो सेना है उसमें पहले से 2 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ये काफ़ी पुराने हेलीकॉप्टर हैं, चीता और चेतक। इन 2 प्रकार के हेलीकॉप्टरों का स्थान लेंगे कामोव 226T। यह एक हल्का हेलीकॉप्टर है जो 3.5 टन पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था कामोव 226T हेलीकॉप्टर। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो भारतीय सेना है या फिर भारत सरकार और किस सरकार के मध्य में कामोव 226T हेलीकॉप्टर के लिए समझौता हुआ था, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना है कि कामोव 226T हेलीकॉप्टर के लिए भारत और रूस सरकार के मध्य समझौता हुआ था। नेक्स्ट जो हम टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सभी वाहनों के लिए फास्टैग आवश्यक। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सभी वाहनों के लिए फास्टैग आवश्यक क्यों बना दिया गया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने फास्टैग कार्यक्रम प्रारंभ किया था। फास्टैग फास्टैग जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पेटीएम से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय आपने देखा होगा कि क्यूआर कोड आता है, क्विक रिस्पांस कोड जिसको हम बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जितने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है तो उसने क्या किया है कि जो टोल होते हैं उन टोल पर सभी वाहनों से टोल लेने के लिए यानी एक फास्टैग कार्यक्रम स्टार्ट किया था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो टोल वगैरह होते हैं उन पर काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो जो NHAI है उस NHAI ने फास्टैग कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसके तहत जो वाहन होता है उस वाहन के शीशे पर फास्टैग लगा दिया जाता है और जो टोल होता है वहाँ पर एक रेडियो फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट लगा होता है और वो रेडियो फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट उस कांच पर लगे हुए फास्टैग से कनेक्ट होता है और उस फास्टैग में जो पैसा होता है वो कट जाता है आसानी से। ठीक है, और उस वाहन को टोल से गुजार दिया जाता है। लेकिन ये कार्यक्रम लॉन्च कर दिया गया, फिर भी काफ़ी सारे वाहन ऐसे थे जिन पर यानी फास्टैग नहीं लगा था,
जिसकी वजह से अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 1 जनवरी 2021 से फास्टैग को अनिवार्य कर देंगे। अगर कोई भी वाहन ऐसा जिस पे फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो उसको टोल से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही रोक लिया जाएगा, और अगर 1 किलोमीटर पहले रोक लिया गया तो उसको फिर वहीं की वहीं फास्टैग लगवाया जाएगा उसके शीशे पर, और फास्टैग लगाने के लिए उससे लगभग 2 गुना चार्ज वसूला जाएगा। यानी पहले जैसे मान लीजिए फास्टैग अगर 100 रुपये में लग रहा है तो उसके लिए फिर क्या होगा कि उससे 200 रुपये वसूले जाएंगे, ये फाइन के रूप में होगा। तो इसीलिए 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको यानी फास्टैग लगवाना अनिवार्य ही होगा। और इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा की है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो फास्टैग है इसे कब से अनिवार्य बना दिया गया है, तो 1 जनवरी 2021 से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो जो टॉपिक है हमारा वो है सुशासन दिवस। अगर हम सुशासन दिवस की बात करें तो सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में। और 25 दिसंबर के दिन इसीलिए सन 2014 से हमने सुशासन दिवस मनाना प्रारंभ किया था। 2014 से ही क्यों किया था, तो ये ध्यान रखिए 2014 से इसलिए किया था क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ जो मदन मोहन मालवीय हैं, उन मदन मोहन मालवीय का जन्म भी 25 दिसंबर को ही हुआ था। और 2014 में इन दोनों को साथ में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? तो 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर 2014 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उसके जस्ट यानी दूसरे दिन इनका जन्मदिन था, और जन्मदिन होता है क्योंकि 23 के बाद जो 25 आने वाला है, तो उस 25 से निर्णय लिया गया कि हम हर वर्ष सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाएंगे। इसीलिए तभी से निर्णय लिया गया। 2014 से लगातार हम सुशासन दिवस मना रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं इनकी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो सुशासन दिवस वाला टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। कि इसके अलावा आपने देखा होगा कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस डे होता है। मदन मोहन मालवीय जो हैं 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था। 25 दिसंबर 1861 को मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। कहाँ पर? इलाहाबाद, यानी वर्तमान अगर हम कहें तो प्रयागराज में। ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये इनको एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाया गया है विनीत अग्रवाल को। और एसोचैम ये क्या होता है, तो यह आप मान लीजिए कि औद्योगिक एवं वाणिज्यिक एक संगठन है, और इस संगठन की स्थापना हुई थी 1920 में। यानी एसोचैम की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। यानी इसको हम कह सकते हैं कि वाणिज्य एवं उद्योग जो वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर है या संगठन है, ये भारत का सबसे बड़ा संगठन है, और इसके अध्यक्ष के रूप में विनीत अग्रवाल को नामित किया गया है। तो ये ध्यान रखिए कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो विनीत अग्रवाल का नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा अंटार्कटिका से संबंधित है। अंटार्कटिका में कोविड-19, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान समय में जो संपूर्ण विश्व है वो कोविड-19 की बीमारी से कोविड-19 जैसी महामारी का सामना कर रहा है। तो अगर हम देखें तो हाल ही में अंटार्कटिका में भी कोविड-19 का संक्रमण फैल चुका है। ये इस चीज़ का पता कैसे चला है, तो अंटार्कटिका एक निर्जन महाद्वीप है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर है, दक्षिणी ध्रुवीय महाद्वीप है ये। तो जो अंटार्कटिका है यहाँ पर चिली ने एक अनुसंधान केंद्र या फिर रिसर्च सेंटर बना रखा था, और इस रिसर्च सेंटर में काफ़ी सारे लोग थे जो कि अनुसंधान कर रहे थे। उनमें से पता चला है कि जो 36 लोग जो हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अंटार्कटिका में भी अब कोविड-19 वायरस का संक्रमण फैल चुका है। और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है
इस महाद्वीप के बारे में काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को भी हम पढ़ेंगे। तो अंटार्कटिका आपको पता होना चाहिए कि यह दक्षिणी ध्रुवीय महाद्वीप है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 14 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें तो भारत ने भी यहाँ पर कई सारे रिसर्च सेंटर बनाए हैं। भारत ने जो पहला रिसर्च सेंटर बनाया था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, जो कि पहला भारत का रिसर्च सेंटर था। अगर दूसरे रिसर्च सेंटर की अगर हम बात करें तो दूसरा भारत का रिसर्च सेंटर था मैत्री। और इस मैत्री जो सेंटर बनाया गया था 1989 में, इसके चारों ओर भारत ने प्रियदर्शनी झील का निर्माण किया था। तो ऐसा पूछ सकता है कि भारत ने जो अंटार्कटिका में स्टेशन बनाया था या रिसर्च सेंटर बनाया था, उस रिसर्च सेंटर के चारों ओर कौन सी झील का निर्माण किया था, तो उस झील का नाम था प्रियदर्शनी झील। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अब जो दक्षिण गंगोत्री है वो जो है बर्फ़ में पूरा का पूरा स्टेशन दब गया भारत का। इसके अलावा फिर मैत्री जो बनाया वो मैत्री भी धीमे धीमे नष्ट हो गया। फिर 2012 में भारत ने तीसरा सेंटर बनाया था, उस तीसरे सेंटर का नाम था भारती, और वर्तमान में यही सेंटर संचालित है। बाद बाकी के जो दो सेंटर हैं दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ये दोनों बंद हो चुके हैं। जो भारती है 2012 में तीसरा स्टेशन बनाया गया था, ये वर्तमान में चल रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने इसमें लिख रखा है कि नोट, तो नोट में अगर हम देखेंगे तो हिमाद्री स्टेशन जो है ये आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तरी ध्रुव पर है, ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर है। और भारत जो है मतलब दोनों जगह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर अपनी पहुंच सुनिश्चित करता है इन स्टेशनों के माध्यम से, कि दक्षिणी ध्रुव पे हमने बना रखा है भारती, और अगर जो उत्तरी ध्रुव है उस उत्तरी ध्रुव पर हमने बना रखा है हिमाद्री स्टेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्तमान जो समय है तो उसमें सुशासन दिवस प्रारंभ किया गया था, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जिस टॉपिक पे हमने चर्चा की थी, तो उससे मदन मोहन मालवीय वाला जो टॉपिक है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मदन मोहन मालवीय हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, और इनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कई सारी जगहों पर अगर हम देखेंगे तो उन आंदोलनों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे असहयोग आंदोलन, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे स्वदेशी आंदोलन। तो जितने भी आंदोलन रहे हैं उन सभी आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को। जो महात्मा गांधी हैं, इन महात्मा गांधी ने इनको महामना की उपाधि दी थी, जबकि भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने इनको कर्मयोगी की उपाधि दी थी, ठीक है। तो यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो मदन मोहन मालवीय हैं उनको महामना की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने। और अगर बात करें कर्मयोगी की उपाधि किसने दी थी, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि कर्मयोगी नाम से किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता को जाना जाता है, तो ध्यान रखना है कि मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मदन मोहन मालवीय हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 1909 में, 1918 में, 1932 में और 1933 में, 4 बार। और इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि जो मिली है वो गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करने के लिए मिली है। कौन सी प्रथा को, गिरमिटिया प्रथा। तो ऐसे पूछा जा सकता है, ये शायद मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अभी कुछ समय पहले ही किसी एग्जाम में पूछा गया था कि गिरमिटिया प्रथा का संबंध कौन से नेतृत्व से है, तो मदन मोहन मालवीय से है। ये गिरमिटिया प्रथा है क्या, तो गिरमिटिया प्रथा जो है यह एक बंधुआ मजदूरी का प्रकार था। और बंधुआ मजदूरी एक तरीके से जैसा मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक बार किसी से पैसा ले लिया तो उस पैसे के बदले में वो आजीवन बंधुआ मजदूरी करता रहता था एक ही जगह पर, ठीक है, उसी पैसे में, तो उसको जाना जाता था बंधुआ मजदूरी के नाम से। ये गिरमिटिया प्रथा क्यों आरंभ हुई थी, तो भारत में पहले एक प्रथा चलती थी दास प्रथा। जब दास प्रथा को लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो उसकी जगह पर एक नई प्रथा सामने आई थी, गिरमिटिया प्रथा। इस गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध मदन मोहन मालवीय जी ने आंदोलन चलाया, जिसकी वजह से गिरमिटिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया,
ठीक है, तो गिरमिट या प्रताप से भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1905 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा गंगा महासभा की स्थापना की गई थी। 1905 में गंगा महासभा, जबकि 1915 में इनके द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1898 में ही हो चुकी थी, लेकिन पहले इसका नाम अलग था। पहले इसका नाम था सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय। इसको सेंट्रल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। आगे चल के जो मदन मोहन मालवीय हैं उन्होंने इसका नाम परिवर्तित कर दिया था और नाम रख दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने हिंदी में 2 पत्रिकाएं निकाली थी, एक का नाम था अभ्युदय और एक का नाम था मर्यादा। जो अभ्युदय नामक पत्रिका है यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जबकि मर्यादा नामक जो पत्रिका है वो मासिक पत्रिका थी। इसके अलावा इन्होंने एक दैनिक अखबार भी निकाला था, डेली न्यूज़पेपर, जो कि इंग्लिश भाषा में निकलता था, उसका नाम था लीडर। 1909 में निकाला गया था। और 12 नवंबर 1946 को मदन मोहन मालवीय की मृत्यु हो गई। इसके अलावा नोट में मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं, इन पॉइंट पे भी आपको फोकस करना है कि मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब मिला था, तो 2014 में। और 2016 में भारत सरकार ने इनके नाम पे महामना एक्सप्रेस चलाई थी। और जो महामना एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो वाराणसी से नई दिल्ली तक चलाई गई। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा कुछ टॉपिक और हैं, उन पे भी हमें फोकस करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड और सूचना का अधिकार। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड और सूचना का अधिकार ये है क्या, तो हाल ही में एक घटना घटित हुई और उस घटना के माध्यम से, तो वो घटना ये घटित हुई कि एक RTI दाखिल की गई थी, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन दाखिल की गई। और उसमें ये कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जितने भी राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों को जो चंदा मिला है उस चंदा का खुलासा किया जाए और उसमें बताया जाए कि किस दल को कितना चंदा मिला है और किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है। तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसने इस प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया है और उसने कहा, केंद्रीय सूचना आयोग ने यह घोषित किया कि यह बिल्कुल भी सार्वजनिक हित में नहीं है। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम चल रही है इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहता है तो वो डायरेक्ट कैश में चंदा नहीं दे सकता है, उसे पहले बॉन्ड खरीदना पड़ता है। जो बॉन्ड होगा वो 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड मिलता है। और जैसे मान लीजिए आपको 2000 रुपये किसी दल को, जैसे BJP को या फिर कांग्रेस को या फिर सपा को या बसपा को, किसी को भी चंदा देना है तो उसके लिए पहले आप बॉन्ड खरीदेंगे और जो बॉन्ड होगा वो आप उस राजनीतिक दल को जाकर दे देंगे। और जो बॉन्ड होगा उसकी मान्यता की अवधि होती है कितनी, 15 दिन। अगर 15 दिन के अंदर उस बॉन्ड को बैंक में जमा करके पैसा ले लिया गया तो ठीक है, नहीं तो वो बॉन्ड जो है वो निरस्त हो जाता है और उसका जो पैसा होता है वो प्रधानमंत्री कोष में ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी जो है 15 दिन की होती है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सूचना का अधिकार जो है वो 2005 में आया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य। ये चर्चा में क्यों रहा, तो जो सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य है ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है इसने उड़ीसा सरकार को ये निर्देश दिया है कि यहाँ पर जो सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य है यहाँ पर जो पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया गया है, तो पर्यटन के कारण इस पर काफ़ी सारे साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो उसके लिए उड़ीसा सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है किसको, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को, तो जिससे पता चल सके कि पर्यटन के स्थल क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव हैं, जिससे उन प्रतिकूल प्रभावों को दूर किया जा सके। यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो उन जानवरों की अगर हम बात करें तो इसमें बाघ, तेंदुआ, हाथी, गौर, चौसिंगा, स्लॉथ बियर, जंगली कुत्ता इत्यादि ये जो जानवर हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और सतकोशिया जो बाघ अभ्यारण्य है ये कहाँ का बाघ अभ्यारण्य है ये भी ध्यान रखना है। तो राज्य कौन सा है, तो
तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कल की न्यूज है ये। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, इसके अंतर्गत अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हमने 18,000 करोड़ रुपए की किस्त जो है वो किसानों के खाते में भेज दी है, जिससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। ठीक है, तो आज की डेली करंट अफेयर्स में लगभग हमने 20 मिनट की क्लास बनाई, और उस क्लास के अंतर्गत जितने भी टॉपिक बन सकते थे उन सभी टॉपिक्स पर हमने चर्चा की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।